हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वह है यूपीएचईएससी का जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का 28 आपको होने वाला है। तो 2 दिन आपके बचे हैं। आज 26 हो चुकी है, कल 27 है। तो तब तक मैं आपको 3-4 जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए और बेस्ट विशेस के साथ। अब आपका सुपर फास्ट ये रिवीजन है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकलू, कोलिडहवा या ब्रह्मगिरी? जो दोस्त आपकी जानकारी के ना बता देते हैं कि जो दोस्त आज ही जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी 2-3 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पर मिला दिया गया है। और यूपी से संबंधित भी एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें यूपी से संबंधित सारी ही जानकारी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं बी सगनकल्लू तो बिल्कुल सही है। चलिए जानकारी देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राग का टीला प्राप्त हुआ है। राग का टीला किसे? नवपाषाण स्थल से। और ये स्थल कहाँ पर है? ये सगनकल्लू में है। और इसमें जो विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों के गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना है। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका क्या बन रहा है? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, मागधी में या फिर अवधी में? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उन्हें तो एकदम पता चल गया होगा कि जैन जो आगम लिखे गए हैं वो भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध धर्म के लिखे गए हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। थोड़ा इसमें जानकारी दे दें पहले आपको प्राकृत के बारे में। उस समय आम लोगों की जो यह भाषा थी यह प्राकृतिक थी। जब इस टाइम जैन थे तो संस्थापक इसके जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी बनते हैं। ऋषभदेव थे। और जबकि इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस तरह के प्रश्न में जो ऑप्शन आता है तो वो एलिमिनेट कर देते हैं। मोस्टली हो जाता है तो 3 का आप भी लगा लीजिए। इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था। अब ये तुर्काने चिहलगानी था क्या? चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश ने जो ये गठन किया था इसमें 40 अमीरों का समूह था। नोट कर सकते हैं आप। ये जो चहलगानी था ये 40 यानी कि 40 अमीर बोला जाता था। उसमें अमीरों का समूह था, उसको चहलगानी बोला गया था। और जिसका अंत किसने किया? और इसका अंत भी सुल्तान बलबन ने किया था। बलबन ने इसको चहलगानी को ख़त्म कर दिया था। और शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? शेरशाह ने, अकबर ने, शिवाजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो जो ये शुरू की थी मालगुजारी वसूल करने की सीधे किसानों से, तो ये शुरू की थी शेरशाह ने। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी देखते हैं। सीधे लगान वसूल करने की प्रथा का प्रारंभ शेरशाह ने किया। यह उपज का 1/3 भाग होता था जो मुल्तान के 1/4 भाग लिया जाता था। यह उपज का 1/3 भाग होता था, यानी कि जो आपका भाग लिया जाता था वह 1/4 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी जो थी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, M.G. रानाडे, सर सैयद अहमद खान? तो देख लीजिए कौन विश्वास नहीं करता था। लगा लीजिए ABCD में से कौन सा आप आंसर सोच रहे हैं। अगर 5वें का आपने सोचा है आंसर डी सर सैयद अहमद खान तो बिल्कुल सही है। ये दादा भाई नौरोजी के उत्सारण ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। और इनके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक ये जो है अंग्रेजी शासन के वफादार थे, इसलिए नहीं करते थे। और मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारत में आगल सत्ता का बने रहना आवश्यक मानते थे, इसलिए इन्होंने जो नौरोजी का धन निष्कासन, इसको एक बोला जाता है धन निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर।
1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? गुजरात में, बंगाल में, राजपूताना में या छोटा नागपुर में? तो आंसर सोच लीजिए जल्दी से, आपने क्या सोचा है। अगर आप सोच रहे हैं डी छोटा नागपुर तो बिल्कुल सही है। 1831 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के सिंह भूमि, नोट कर सकते हैं आप, सिंह भूमि पलामू, हजारीबाग तथा मान भूमि आदि क्षेत्रों में हुआ था। यह विद्रोह कोलों ने उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया से छीनकर किसको दे दी गई? मुस्लिम तथा सिखों को दे दी गई थी। तो इस कारण ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नोट कर सकते हैं, सीगराव सुरगा और बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक गोखले नरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तैलंग तैयब जी, नौरोजी तैलंग देशमुख। अब देखिए तिलक यहाँ पर भी हैं और यही दो जगह हैं, और तैलंग जो है यहाँ भी हैं, मेहता यहाँ भी हैं, तैयब जी यहाँ भी हैं, तो सब जगह हर एक कोई ना कोई है, दो जगह। तो देख लीजिए क्या आप गैस कर रहे हैं। अगर आप 7 का लगा रहे हैं सी, मेहता तैलंग और तैयब जी, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में सॉरी, यहाँ पर 7 का आपका आंसर जा रहा है सी, लेकिन थोड़ा जानकारी आपकी जो है, बम्बई के 3 प्रमुख संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ये जो इन्होंने किया था, ये बम्बई के त्रिमूर्ति इसलिए कहा गया इनको कि इन्होंने जो बम्बई का जो प्रमुख संप्रदाय था उसका प्रतिनिधित्व किया था इन तीनों ने मिलकर, इसलिए इनको बम्बई त्रिमूर्ति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम या जोजिला कश्मीर। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर 8वें का आप सोच रहे हैं सी, नाथुला सिक्किम, तो बिल्कुल सही है। तो इसकी जानकारी देखते हैं क्या है। 8वें का आपका 1 मिनट, 7 से अच्छा सीधा 10 आया है आंसर। तो 10 का आंसर आपका जाएगा बी, लिपुलेख जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, और लिपुलेख जो है वह है उत्तराखंड में। इसको नोट कर लीजिए, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, और क्या है लिपुलेख? ये है दर्रा, ये जो है इधर दर्रे के नाम है और इधर आपके प्रदेश का नाम है। तो दर्रा जो लिपुलेख दर्रा है वह उत्तराखंड में है, और शिवकला दर्रा हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। नोट डाउन जरूर कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्योग्राफी से जरूर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, और इस तरह का प्रश्न जो आपका 30 और 13 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ भी बना है पृथ्वी से संबंधित, और कहाँ कौन से किसके बाद आती है। तो इसमें प्रश्न बना था कि मंगल के बाद पृथ्वी का कौन सा नंबर है। शुक्र है मंगल के मध्य, मंगल बृहस्पति के मध्य, शुक्र है बृहस्पति के मध्य, बुध व शुक्र के मध्य। तो ये प्रश्न तो आप जरूर कर लें। तो 11 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए, शुक्र व मंगल के मध्य, तो बिल्कुल सही है, और ये प्रश्न एज इट आपका आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर आपका ए सी दोनों में। ठीक है, या तो आपका संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, या फिर ए में, या फिर सी संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। तो 12 का अगर आप लगा रहे हैं डी, ए और सी, तो दोनों सही हैं। संविधान की प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। ठीक है, चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो जो मैंने वीडियो की जो आपको प्लेलिस्ट बताई है उसमें जाकर जरूर देखें, वहाँ पर डिटेल में इसको समझाया भी है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है ना, मूल कर्तव्य शामिल किया गया किसकी संस्कृति पर। ठीक है, बलवंत राय मेहता की समिति पर, आयंगर समिति की, या स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति पर, या फिर अशोक मेहता समिति की। तो बताना है किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो 13 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, स्वर्ण सिंह समिति, तो बिल्कुल सही है। चलिए इसकी थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर
42वें संशोधन में, ठीक है, 42वें संशोधन में, और अधिनियम था 1976 द्वारा। और कौन से भाग में ये जोड़े गए? भाग 4 में इनको जोड़ा गया। भाग 4 यानी कि क में ये स्थापित किए गए। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य, यहाँ पर तो है मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। और कौन कौन से उपबंध किए गए हैं, थोड़ा अगर आप बोलकर बताऊं तो लिख लीजिए। पहला, इसे संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये मूल कर्तव्य जो 4 जो है आपसे ये जो है पूछे भी जाते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, और जो है इनको ऑप्शन में डाल दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, ठीक है। कितने हैं ये आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य आपके 11 हैं, तो 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। चलिए, अगर आपको मूल कर्तव्य नहीं पता है 11 के 11 तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनको सबको मैं डिटेल वाइज आपको समझा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी धारा डेड लेटर मृतप्राय रहनी थी? धारा 360, धारा 356, धारा 352, धारा 32। तो उनके अनुसार धारा 356 यानी कि 356 धारा जो थी वह डेड लेटर मृतप्राय रहनी थी। क्यों रहनी थी देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों से संबंधित आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है, 13 वाले में आया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपका क्या बनेगा। ए बनेगा, बी बनेगा, या सी, या फिर डी बनेगा। तो 15 का अगर आपने आंसर सोचा है ए तो बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में 9वें भाग में 3 सोपानों में लिख लीजिए, 3 सोपानों में बनाने की परिकल्पना की गई है। और ये जो है ये सोपान जो है ग्राम पंचायत, नोट कर लीजिए, ग्राम पंचायत है, और आपकी क्षेत्र पंचायत है, और जिला पंचायत है। ये 3 सोपान है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न आपका देखते हैं। 16 क्या है? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। कौन सी समिति ने की है? चले समिति, केलकर समिति, सोम समिति, या रंगराजन समिति। आयकर अधिनियम की धारा 88 में। तो 16 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, केलकर समिति, बिल्कुल सही है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट की समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। समाज के कमजोर वर्ग के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, बड़े निर्यातकों के लिए। तो विभेदीकृत ब्याज योजना का जो उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था वह अगर आपने सोचा है ए, समाज के कमजोर वर्ग के लिए, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका पूरी क्या बताया गया है। इस योजना की शुरुआत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई थी। नोट कर लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा की गई थी। और जो है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को क्या देना था? ऋण प्रदान करना था, जिसके द्वारा समाज के जो कमजोर वर्ग पूंजी का उपयोग उत्पादन के रूप में कर सके, यानी कि अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? सराफा बाजार, सरकारी अप्रभूतियों का बाजार, शस्त्र बाजार, धातु बाजार। तो गिल्ट आधारित हमें यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई? केरल, गोवा, नागालैंड, या फिर मेघालय। तो कहाँ की गई ऋणात्मक यानी कि घटती हुई वृद्धि अंकित की गई? तो 2019 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर, इसको छोड़ दीजिए, ये आप देख लीजिए। 100 डेसिबल की आवाज़
की प्रबलता का स्तर का संगत होगा? सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, या फिर यंत्र कारखाने के शोर से। 100 डेसिबल की आवाज़ का प्रबलता कहाँ से होगी? तो अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं सी, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से जो है 1 किलोमीटर 1000 मीटर। आपका ये जो आंसर है 21 का आपका जा रहा है डी, यंत्र के कारखाने के शोर से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से नहीं। ये वाला आंसर इसका सही है, यंत्र के कारखाने से जो है आपकी 100 डेसिबल की आवाज़ नॉइस की प्रबलता का स्तर का संगत होगा। चलिए देख लेते हैं। ध्वनि के विशेष प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जिसका प्राय वायु से होकर, यानी कि वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। संचरण मतलब इधर उधर जाती है। यद्यपि ध्वनि तरंगों का ठोस तथा तरल से होकर भी संचरण होता है। देख लीजिए, ठोस से भी और तथा तरल से भी होता है। प्रश्न इस तरह के भी एग्जाम में बनते हैं। ध्वनि की जो मापक इकाई है वह डेसिबल है, इसको भी नोट कर लीजिए। डेसिबल से हम ध्वनि को नापते हैं। और श्रव्य तरंगों की व्यक्ति आसानी से सुन लेते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये आपको पता चल चुका है। थोड़ा आपको जानकारी और दे देते हैं। 190 जो है ज्वालामुखी विस्फोट की है, ठीक है। 180 जो है वो रॉकेट इंजन की होती है। 150 जो है जेट जो प्लेन होते हैं उनकी होती है। और 100 में आपको पता ही चल गया है कि यंत्र के कारखाने होते हैं और शेर की दहाड़ भी होती है। सामान्य बातचीत की जो होती है वह 60 होती है। नोट कर लीजिए, ये आपके नेट के लेवल के भी क्वेश्चन है। नेट में भी यहाँ से एग्ज़ाम बनेंगे आपके फर्स्ट पेपर में, जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बन रहा है। ये हमने नहीं करने हैं, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देशों का सही क्रम हमके बताना है। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, मिस्र या फिर भारत। तो कूट का हमें चयन करना है, 1 2 3 4 या फिर सारे ही। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सीक्वेंस इसमें सही जा रही है। प्रश्न में आपके प्रश्न नंबर 31, जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। अगर आप 31 का सोच रहे हैं डी, तो इसको सीक्वेंस देख लीजिए। पहले सऊदी अरब है, फिर भारत है, फिर आपका मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड को 1 रैंक मिली है, डेनमार्क को 3री रैंक, भारत को 144, अफगानिस्तान 153। तो 32 का आपका बी सही नहीं है, डेनमार्क को 3री रैंक नहीं मिली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2020 में जो है आपका यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की नहीं, ये थोड़ा वैसा है, ये सऊदी अरब का तरफ से है, ठीक है। रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक राष्ट्र रहे हैं सऊदी अरब, ये मैंने आपको भी बता ही दिया है। और आपके भारत रहा है, और मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इनकी जो आपकी रैंक रही है, देख लेते हैं कौन कौन सी रैंक इनकी रही है, किस तरह से रही है। 2020 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का द्वारा विश्व संपन्नता 20 मार्च के अवसर पर जारी किया गया। और इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जो रहा है फिनलैंड, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद डेनमार्क है, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, नोट कर सकते हैं। फिर 4th नंबर पर आइसलैंड है और 5वें नंबर पर नॉर्वे है, ठीक है। इस इंडेक्स में जो भाग लिया था वो 153 देशों ने लिया था। और इसमें 144वां स्थान किसको मिला है? भारत को मिला है। और जबकि अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कौन कौन से हैं? पहला है, इनके अनुसार क्या है? इसके अनुसार अब 5वीं तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। वही मेडिकल और कानून की पढ़ाई छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा, ठीक है। दूसरा है, इस फार्मूले त्रिभाषा फार्मूले से भाषा चुनने का अधिकार होगा, परंतु यह लचीला होगा, इसे किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। तीसरा है, दबाव कम करने के लिए कोर्स को कम किया जाएगा तथा 5वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। तो देखने हैं कौन कौन से इसमें सही जा रहे हैं। केवल 3, केवल 2 3, या फिर केवल 1 2, या फिर केवल 1 और 3। तो इकट्ठे इसमें से कोई सा नहीं जा रहा है, लेकिन हमें देखना है कोई कि इसमें कौन सा सही जाएगा। तो 33 का आपका आंसर जाएगा केवल
3। इसमें जो असत्य कथन है वह 3 है, बाकी 2 ऊपर के बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं और इधर इनके स्थान है आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चैता अवध व भोजपुर क्षेत्र। तो इसमें है बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अनुसार सही मैचिंग नहीं है। तो इसमें जो कजरी है रुहेलखंड में यह सही नहीं है। कजरी का जो क्षेत्र है वह मिर्ज़ापुर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिर्ज़ापुर है कजरी का आपका। और सब सही है, आला बुंदेलखंड है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश है और चैता अवध है भोजपुर क्षेत्र हैं, लेकिन कजरी जो है मिर्ज़ापुर है। चलिए आगे देखते हैं, रुहेलखंड का जो है वो भी आप नोट कर सकते हैं। रुहेलखंड का जो आगे लोकगीत है वह लावणी है, नोट कर लीजिए लावणी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा, केन, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की जो लंबी नहर है वह शारदा नहर है और इसका निर्माण वर्ष रहा है 1928, नोट कर सकते हैं। यह बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल के समीप नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है और बाकी इस नहर द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर आदि क्षेत्रों में, आदि जिलों में क्या होता है 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो ये पूरी जानकारी आपको मिली इस वीडियो की तरफ से। अगर पसंद आई है वीडियो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। और अगर आज ही हिंदी मीडियम से जुड़े हैं तो क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है और क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। किसी भी कंपटीशन की आप तैयार करते हैं या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजी नेट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपका जो पेपर है हिंदी उसकी भी तैयारी होती है। तो हिंदी मीडियम के साथ जुड़िए और अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहिए और अपना प्यार और साथ हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बनाए के रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए।